नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संयोजकता आबंध सिद्धांत। यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हम चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए इस टॉपिक को लेकर आ गए हैं। थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे। टॉपिक कौन सा है? संयोजकता आबंध सिद्धांत। क्या है बोलते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या बीबीटी। ध्यान रखना है कि हमको आसान शब्दों में सीखना है। क्या है? कम से कम और आसान से आसान शब्दों में इसको सीख लेना है। तो सबसे पहले जानेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत दिया किसने था? तो बात आती है पॉलिंग की। किसकी? पॉलिंग ने 1931 में सिद्धांत को दिया था। क्या था ये सिद्धांत? तो समझेंगे। संकुल यौगिक, संकुल यौगिक समझते हैं। उपसह संयोजन यौगिकों की बात कर रहे हैं ना हम। क्लियर है? संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की, किसकी? मेटल की। इस तरह से होता है ना, मेटल होता है, लिगेंड होते हैं, ठीक है। केंद्रीय धातु आयन की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना, आबंध, ज्यामितीय तथा चुंबकीय गुणों के विषय में जानकारी देता है। ये इनका यह नियम। कौन सा नियम? संयोजकता आबंध सिद्धांत नियम। क्लियर है? क्या जानकारी देता है? तो इसकी प्रमुख अवधारणाएं निम्न है। क्या है? सबसे पहले समझेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु। आप समझना केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। जैसे कोई उदाहरण है ना, मेटल और उसमें लिगेंड। केंद्रीय धातु क्या है? लिगेंड। तो ये जो है केंद्रीय धातु कहलाती है ना। ये परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है। किसमें? उपसह संयोजन यौगिक में। ये जो कोष्टक में दे रखा है समझेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। क्या करता है? ये जो केंद्रीय धातु है अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्यागता है, धनायन बना लेता है। ठीक। यदि किसी की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। दूसरा, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास, किसके? संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास उचित लिगेंडों के साथ सह संयोजन आबंध बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार क्या होते हैं? रिक्त कक्षक। कहने का मतलब यह है कि किसी केंद्रीय धातु परमाणु को जितने लिगेंड के साथ उप सह संयोजी बंध बनाने हैं उतने उसके पास रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिनमें वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। समझेंगे। ये रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की समन्वय संख्या के बराबर होते हैं। यही बात हम कर रहे थे। जितने लिगेंड होंगे मतलब लिगेंडों के साथ बनाए गए बंधों की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। उतने ही रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक। रिक्त कक्षक कौन से? sp_d संकृत होते हैं। संकृत होकर समान ऊर्जा, समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक बनाते हैं। कहने का मतलब यह है s तथा p और d के जितने भी कक्षक आपस में संकृत होते हैं समान संख्या में समान ऊर्जा के उतने ही नए कक्षक बनाते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक बात और समझेंगे। इन संकृत कक्षकों की, जो संकृत कक्षक बने उनकी जो ज्यामिति है वो निश्चित होती है। ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित। कैसी कैसी हो सकती है? समतलीय वर्गाकार। कैसी होती है? DsP2। ठीक। लिगेंडों की संख्या यदि 4 हो, ठीक है, या उप सह संयोजन बंधों की संख्या 4 हो। चतुष्फलकीय sp3 जब इसमें भी 4 हो। और अष्टफलकीय कब होती है? तो अष्टफलकीय में 2-3 ऑप्शन होते हैं, sp3d2 या d2sp3। ठीक है, कब होता है? जब लिगेंड की संख्या या उपसह संयोजन बंधों की संख्या 6 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के संकरण में भाग लेने वाले डी कक्षक। कौन से? डी कक्षक अगर अंदर क्रिया करेंगे तो n-1d से, अगर बाहर क्रिया करेंगे तो n-nd कक्षक हो सकते हैं। क्या है? जो भाग लेने वाले कक्षक हैं या तो n-1d कक्षक हो सकता है या कौन सा हो सकता है? nd कक्षक हो सकता है। nd मतलब बाहर वाला। क्लियर है? अंदर वाले कक्षकों का प्रयोग, अंदर वाले कक्षकों का प्रयोग कब करते हैं? समझ रहे हैं ना? ऐसे एक होता है n-1d और आगे चल के आता है nd। तो कहने का मतलब ये है दोनों का ही उपयोग कर सकते हैं। जब अंदर करना होगा तो n-1 का, बाहर करना होगा तो nd का। तो कहने का मतलब ये है कि
अंदर वाले डी कक्षकों का प्रयोग करने वाले संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। जब हम इसका उपयोग करेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कैसे होंगे, कम। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कम। और जब बाह्य में करेंगे तो क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। एक बात और समझना है, यदि अंदर क्रिया करते हैं तो समझेंगे, इन्हें आंतरिक कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक कक्षक में क्रिया करेगा तो आंतरिक कक्षक संकुल कहा जाएगा या निम्न चक्रण संकुल कहा जाएगा। क्लियर। बाह्यतम डी कक्षकों का प्रयोग करने वाले संकुल यौगिकों में अगर बाह्यतम का करेगा तो क्या हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, साथ के साथ ये क्या कहलाएगा, उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। ठीक, पूछा जाता है पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो दे देगा आपके लिए उदाहरण कि बताइए कौन अधिक अनिचुंबकीय है और क्यों, तो हम यहाँ से सिखा देंगे। या फिर पूछ लेगा कि उच्च चक्रण संकुल दिखाएगा या निम्न चक्रण संकुल दिखाएगा, उदाहरण लेकर आएंगे, वहां से हम सारी चीजें क्लियर करा देंगे ना। अभी थोड़ा सा इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद उदाहरण पर चलेंगे। हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है। प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है जिसमें एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। ठीक, जो धातु आयन के रिक्त संकरित कक्षक के साथ क्या करता है, अतिव्यापन, और धातु लिगेंड क्या बनाते हैं, उपसह संयोजन बंध बनाता है। कैसे बनाता है इस पर अभी चर्चा करने वाले हैं ना। आगे, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के अंदर वाले कक्षकों में, केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर वाले कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग नहीं लेते। कौन भाग नहीं लेता, जैसे कि हमसे कहा जाए कि क्या है, निकल है, तो निकल का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा 8। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि इसमें ये जो अंदर वाले कक्षक हैं ये क्रिया में भाग नहीं लेते। भाग कौन लेगा, बाह्यतम कक्षक ही भाग लेते हैं। ठीक है, कौन सा, डी लेगा, 4s लेगा, इसके बाद यहाँ कहीं 4p होगा और 4d भी होगा, ये सभी भाग लेंगे। बस कौन नहीं लेते, ये सभी क्रिया में भाग नहीं लेते। क्लियर है। आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं, यदि लिगेंड प्रबल है, क्या है, प्रबल लिगेंड, बस ध्यान से समझ लो, यदि लिगेंड प्रबल इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, कैसा है, लिगेंड जो है प्रबल इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, तो यह धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है, पुनर्विन्यास, मतलब हुंड के नियम का पालन नहीं करता। क्या नहीं करता, हुंड के नियम का पालन नहीं करता, हुंड के नियम के विरुद्ध काम करता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, युग्मित कर देता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा कौन, प्रबल लिगेंड। कैसा लिगेंड, प्रबल लिगेंड। ठीक है, यदि ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा, जिससे अधिक संख्या में रिक्त डी कक्षक, कैसे, रिक्त डी कक्षक संकरण में भाग लेने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा तो कहीं ना कहीं कक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण कम हो जाएगा। एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे ही हम उस टॉपिक पर आएंगे उदाहरण भी कराने वाले हैं, वहां से ये सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो पहली बार इसको पढ़ रहा हो तो शायद ऐसा लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, पर जब हम उस पर उदाहरण पर आएंगे तो वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस इतनी बात याद रखनी है, प्रबल लिगेंड है तो क्या करेगा, हुंड के नियम का पालन नहीं करेगा, हुंड के नियम के विरुद्ध जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देगा। क्लियर है। अगर अयुग्मित को युग्मित करेगा तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण कम हो जाएगा और इससे क्या होता है, इससे जो है प्राप्त होता है हमें निम्न चक्रण संकुल प्राप्त होता है। कौन सा, निम्न चक्रण संकुल। क्लियर है, कौन सा, निम्न चक्रण संकुल, या इसको हम आंतरिक चक्रण संकुल भी कहते हैं। बात आती है कि प्रबल लिगेंड कौन कौन से होते हैं, तो कुछ प्रबल लिगेंड आपको दे रखे हैं। मेन आपको अगर याद रखने हैं तो मैं आपसे कहूंगा 2-3 याद रखना, एक अमोनिया NH3, एक EN और क्या है NO2- और CN- और CO भी। ठीक है, इन 4 को याद कर लेना अच्छे से, खासतौर पे NH3 और CN को ना। चलो आगे चलें। यदि दुर्बल इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब क्या है, दुर्बल लिगेंड है, कैसा है, दुर्बल लिगेंड है, तो ये हुंड के नियम का पालन करेगा और हुंड के नियम का पालन करने के साथ साथ
इसका जो चक्रण होगा वो बाह्य कक्षक चक्रण होगा। कैसा होगा? बाह्य कक्षक संकुल या बाह्य कक्षक चक्रण होगा। ठीक है। उदाहरण की बात की जाए दुर्बल लिगेंड की, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और बहुत सभी हैं। H2O भी इसी का उदाहरण है। ठीक। अच्छा, यहाँ से हम एक बात सीखे, यदि आंतरिक कक्षकों के लिए बात करें तो क्या होगा? निम्न चक्रण संकुल। क्या होगा? निम्न चक्रण संकुल। और बाह्यतम, देखो आंतरिक की बात कर रहा है तो N-1D, ये भी याद रखना। बाह्यतम की बात कर रहा है तो ND। ठीक है। बाहरी कक्षक में प्रयुक्त होने के लिए जो चक्र बनता है, जो संकुल बनेगा वो कहलाएगा उच्च चक्रण संकुल। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? देखो मेन चीज अभी यहाँ से समझनी है कि सर ये तो समझ में आ रहा है कि क्या होगा, पर एक बार आप समझा देते तो हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझेंगे। हम समझना चाहेंगे कि जैसे कि हमें दे रखा है Ni, क्वेश्चन को समझो, NiCN का होल 4 -2। देखो ऑक्सीकरण संख्या पहले हम इसको लिख लेंगे, किसको? Ni को। Ni जो होता है, देखो इस पर -4, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +2, Ni+2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या हो जाएगा? Ar। ठीक है। क्या हो जाएगा? 4s2 3d8, तो 4s2 तो 0 हो जाएगा, 3d8 4s 0 होगा और 4p भी 0 हो जाएगा ना, बस यही समझ लेना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किसी को नहीं आता हो तो एक बार इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी सीख लेंगे। कैसे सीख लेना है? ध्यान से समझो। पहले Ni का लिख लेना। ठीक। 28 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस पे चार्ज कौन सा है? +2, तो Ni+2 का 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। 2 कहाँ से त्यागे? बाह्यतम कोश से ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो यही होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक। अब 4s तो कुछ होगा नहीं, क्या होगा? 3d8, और 4s को लेंगे तो ये 0 होगा। ठीक है। यही हमने पहले लिखा था ना। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ये है मेन, और ये क्रिया में भाग नहीं लेते, ये क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है? अब आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि सी क्या होगा, इसको एक बार देख लो। Ni+2, अगर हम इसको देखें तो 3d8 है, 3d8 कक्षकों को भर दो, और 4s होगा यहाँ, और 4p भी होगा ना, जो कि हमने यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है। s के 1 कक्षक और p के 3 कक्षक। ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से भरो, थोड़ा फास्ट ना। 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। वहां तो वो सब कुछ खाली है। अब हमको जानना है ये जो Cn है, Cn है ये प्रबल है या दुर्बल है? देखो Cn जो है कैसा है? दुर्बल तो नहीं है। कैसा है? हमने पहले ही बताया था Cn, याद रखना। Cn जो है प्रबल लिगेंड है। तो समझेंगे, एक छोटी सी बात समझेंगे। Cn जो है क्या है? प्रबल लिगेंड है। कैसा है? प्रबल लिगेंड है। और प्रबल लिगेंड होने के कारण हुंड के नियम का पालन नहीं करता। हुंड के नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है। जब हुंड के नियम का ये पालन नहीं करता है तो हमने बताया था अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा? युग्मित कर देगा। हमने सिखाया था, क्या सिखाया था? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है। क्या कर देगा भाई? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? युग्मित। तो कैसे हो जाएगा? जब ये क्रिया में भाग लेगा तो कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी ना। कैसी आ जाएगी? ध्यान से समझो। चलो थोड़ा सा ध्यान देंगे ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, या ऐसे समझ लीजिए यहाँ ट्रांसफर हो गया तो ये फ्री, ये फ्री। अब कितने हैं? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कितने हैं? Cn के जो है हमारे पास 4 हैं, तो एक Cn यहाँ, दूसरा Cn, तीसरा Cn, चौथा Cn। अब समझो Cn के इलेक्ट्रॉन ये रहे, कितने हैं? 2 2। ठीक है।
अब समझो कहाँ क्रिया कर रहा है, तो ये क्रिया कर रहा है, देखो बाह्यतम है n, n से एक अंदर वाले में 3D में, तो ये है n-1d उपकोष में ना, और ये कौन सा है s, ns, और ये क्या है np। क्लियर है? तो अंदर क्रिया करेगा, अंदर क्रिया करेगा तो कौन सा चक्रण संकुल हो जाएगा, आंतरिक चक्रण संकुल। हमने यहाँ बताया है आंतरिक कक्षकों के लिए कौन सा होता है, निम्न चक्रण संकुल। क्या हो जाएगा, निम्न चक्रण संकुल है। पहली बात तो यह है निम्न चक्रण संकुल है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि संकरण कौन सा होगा, sp3, सॉरी dsp2। फिर से समझो dsp2, तो dsp2 है, कैसा होगा, कैसा होगा भाई dsp2 के लिए, वर्ग समतलीय। कैसा हो जाएगा, वर्ग समतलीय आकृति होती है ना, याद रखना, हमने बताया भी है, हमने सब कुछ बता रखा है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हाँ भाई, एक बार आप सभी से हमारा एक छोटा सा कहना ये भी है कि आप सभी कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, हाँ सब कुछ क्लियर है ना। चलें आगे, आगे सीखें। अब तो हमें उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ना। आगे समझना ये है कि अगर दुर्बल लिगेंड होता तो समझना, हम 4 वाले पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, 4, जिनकी उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। अगर हम यही देखें Ni, अब थोड़ा फास्ट कर देंगे, NiCl का 4-2, ठीक, तो हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे, क्या हो जाएगा Ni+2, Ni+2 क्या हो जाएगा, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समझो, यहीं से लिख देते हैं ना, क्या होगा 3d8 4s ना, 3d8 ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 3d8, यहाँ r का ना। ठीक है, अब बात आती है, इसको रखो 1 2 3 4 5, क्या होगा 3d8, फिर आएगा s भी होगा इसमें 4s, p भी होगा 4p। ठीक, अब एक बात समझनी है, इलेक्ट्रॉन किस तरह भरे जाएंगे, तो देखो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझना Cl जो है, Cl जो है वो दुर्बल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड। ठीक है, क्या है, दुर्बल लिगेंड है। हुंड का पालन, या ऐसे समझ लो हुंड के नियम का, हुंड के नियम का पालन नहीं करता। किसका पालन करता है, ये तो करता है ना, दुर्बल लोग। वही एक बात आप समझो, जो लोग दुर्बल होते हैं वही तो पालन करते हैं, जो दुर्बल नहीं होते वो किसी भी नियम का पालन नहीं करते। तो समझ लो कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड। क्या करने वाले हैं ये भाई साहब, हुंड के नियम का पालन करेंगे, हुंड के क्या सभी नियमों का पालन करेंगे ना। तो क्या करेंगे, यहाँ क्रिया नहीं करने वाले, समझना यहाँ क्रिया नहीं करेंगे। आगे चल के जब हम देखेंगे तो यहाँ 4d भी होगा। क्या होगा 4d, जो कि अभी 0 पर है। ये सब कैसे पर है, 0 पर, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन होगा क्या, ये इधर आ नहीं सकता क्योंकि कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड। तो होता क्या है, क्या होगा समझो, Cl जो है क्या करेगा, इनसे क्रिया नहीं करने वाला, इनसे क्रिया नहीं करेगा। कहां से क्रिया करेगा, पहले समझ लेना थोड़ा सा। ठीक, ये तो 3d8 जैसा है वैसा ही रहने वाला है। 4s 4p और 4d, आवश्यकता पड़ी तो हम इसका यूज करेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है ना। पहले देख लेते हैं कितने हैं हमारे पास, Cl 4, तो देखो यहाँ तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसा ना। अब बात आती है 4s 4p 4d, जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। देखो यहाँ आएगा एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl। देखो ध्यान से समझो, एक बात और हम सीखे, क्या सीखे, देखो इलेक्ट्रॉनों को भरना। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ही तो त्यागते हैं, तो यहाँ जाएगा संकरण हो जाएगा sp3, भाई एक s का p के 3। कैसी आकृति होगी, चतुष्फल की है, चतुष्फल की। अच्छा एक बात और समझनी है, क्या समझनी है, आकृति तो हम समझ गए चतुष्फल की है, संकरण कौन सा होगा sp3। इससे क्रिया क्यों नहीं की, क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है तो आगे से क्रिया कर लेता है। अच्छा बाहर क्रिया कर रहा है तो बाह्य चक्रण संकुल, अंदर क्रिया करेगा तो अंतः चक्रण संकुल। इस बात को थोड़ा सा और समझ लेना।
अभी हम उस पर आएंगे 6 वाले पर, तो वहां और क्लियर हो जाएगा ना। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, तो बताएंगे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं अयुग्मित, 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और कैसा होगा, रंगीन। ये चीजें हमसे पूछता है वो पेपर में ना, तो आपको हर चीज बता देनी है। आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, लिगेंडों की संख्या यदि 6 हो, कितनी हो, 6, क्लियर है। लिगेंड्स की संख्या कितनी हो, 6, या हम ऐसा कह सकते हैं उप सह संयोजन बंधों की संख्या कितनी हो, 6। समझो, जैसे FeH2O का होल 6 -3, क्या है, FeH2O का होल 6 माइनस, अच्छा +2, कितना ले लें, +2 ले लें, क्योंकि -2 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, देखो 0 है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे। Fe+3, तो Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्या हो जाएगा, 4s0 3d5, 3d5 4s0 ना। आप सभी एक बार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके चेक कर लेना क्या होने वाला है ना। अब बात करते हैं किसकी, 1s2 2s2 करके ही तोड़ना, वहां से सीख जाएंगे। S2, देखो पहले इसको समझ लो, 3d5 है, 3d5 है, तो क्या हो जाएगा, अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली वीडियो को आप जाके देख लेना ना। चलो, 1 2 3 4 5 ना, 3 और 2 5, इसके बाद क्या होगा 4s, फिर होगा 4p, समझ लेना 4p भी होगा और 4d भी होगा, ये भी समझ लेना, यहाँ 4d 4p 4s, ठीक है। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों को भरना, सिंपल सा तरीका सिखा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5। अब बात आ जाती है किसकी, H2। H2 जो है कैसा है, दुर्बल लिगेंड, कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड, और जो दुर्बल होते हैं वो हुंड के नियम का पालन करते हैं, क्या करेगा, हुंड का पालन, हुंड का पालन या हुंड के नियम का पालन करता है। जब पालन करेगा तो युग्मित को अयुग्मित नहीं करेगा, या अयुग्मित को युग्मित नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात को समझना है, क्या करेगा फिर, कुछ नहीं करेगा, या आगे से क्रिया करने की कोशिश करेगा, कहाँ से, आगे से, तो समझेंगे क्या समझना है, समझना यही है कि क्रिया किस तरह से करने वाला है, तो समझो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्या है, 3d5 1 2 3 4 5, इनसे कुछ भी क्रिया नहीं करेगा, कहाँ से करेगा, बाहर से, यहाँ से, कौन है, एक H2, दूसरा H2, तीसरा H2, 4 H2 के, 5 H2, 6 H2, ठीक है। ध्यान से समझो, कितने, 6 H2, भर दो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन इस जगह, ठीक है। सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। संकरण कौन सा, sp3d2, sp3d2। अच्छा, क्रिया कहाँ से कर रहा है, बाहर, तो चक्रण क्या हो जाएगा, बाह्य चक्रण संकुल, कैसा हो जाएगा, बाह्य चक्रण संकुल, या उच्च चक्रण संकुल भी कहते हैं ना। हाँ, हमने पहले ही सिखा दिया है सब कुछ, क्या है, हाँ ये रहा उच्च चक्रण संकुल। बाहरी कक्षकों में प्रयुक्त होने वाले क्या कहलाते हैं, उच्च चक्रण संकुल कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अच्छा, अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं अयुग्मित, 5 इलेक्ट्रॉनों के अयुग्मित होने के कारण ये कैसा हो जाएगा, रंगीन और अनुचुंबकीय, रंगीन और अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। इस बात को आप सभी को अच्छे से सीख लेना है, ठीक। अगर यही H2O की जगह अगर हम मानकर चलें कि हमारे पास क्या होता, Cn होता, क्या होता, Cn होता, NH3 होता, NH3 होता, तो ये आंतरिक में क्रिया में भाग लेता ना। एक बार इस पर भी चर्चा कर लें, हाँ भाई बताओ, एक बार अंदर वाले पर भी क्रिया चर्चा कर लें, तो एक बार समझ ही लेते ना। जब हमने इतना टाइम इस पे लगाया है तो 5 मिनट और खर्च करेंगे, अच्छे से सीख जाएंगे, क्या करेंगे, और अच्छे से सीख जाएंगे। देखो CONH3 का होल 6 और क्या हो जाएगा, +3, क्या हो जाएगा, +3। अब समझो CO का कितना होता है, 27, तो क्या हो जाएगा, CO
+3 का निकालेंगे ना, क्या हो जाएगा AR और क्या हो जाएगा 4S0, 27 है तो 3D6 हो जाएगा। ठीक है, अब समझो 3D6 है तो भर दो। ठीक है, 4S भी होगा, याद रखना 3D6 है, 4S भी होगा, 4P भी होगा, 4D भी होगा, जरूरत होगी तो हम ले लेंगे ना। चलो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों को भरने की। 6 के हैं तो सिंपल भर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब एक बात और समझनी है, NH3 जो है वो कैसा है, प्रबल लिगैंड। NH3 जो है कैसा है, प्रबल लिगैंड। प्रबल लिगैंड है, क्या करता है, हुंड का पालन नहीं करता, हुंड के नियम का पालन नहीं करता। ठीक, जब पालन नहीं करेगा तो अयुग्मित को क्या कर देता है, अयुग्मित को युग्मित समझना, क्या करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, युग्मित, क्या कर देगा, अयुग्मित को युग्मित कर देगा, इन सबको ट्रांसफर कर देगा, इसको यहाँ, इसको और इधर ना, या इसको यहाँ, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ। ठीक है, एक बार और समझो क्या है, समझो जब ये क्रिया करेगा तो क्या कर देगा भाई, समझते हैं ना, सब कुछ समझते हैं। देखो क्या होगा, ये कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, देखो भर जाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6, बस इसी तरह से ना। अब समझो क्या है, NH3 6 है ना, एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3 और पांचवा NH3 और छठा NH3। तो NH3 के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकते हैं ना, समझ में आ गया। अंदर क्रिया कर रहा है किससे, N-1 मतलब 3D, N-1 मतलब बाहर वाले से अंदर वाले में। तो क्या होगा, पहली बात तो संकरण हमें पता चल गया, कौन सा है संकरण, संकरण है D2sp3, sp3, देखो sp3, D के 2, एक S का, P के 3। क्लियर है, समझ आ रहा है। हाँ, एक बार में ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा हम इसको फास्ट लेकर चल रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहे। ठीक, अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित नहीं है, तो सभी युग्मित, सभी कैसे हैं, युग्मित, सभी युग्मित। ठीक है, तो कैसा होगा ये, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, और कैसा होगा, रंगहीन, रंगहीन। ठीक है, एक बात और समझनी है, क्या समझनी है, समझना ये भी है कि कौन सा है, अंतः चक्रण संकुल, अंतः चक्रण संकुल है, ये कौन सा संकुल है, अंतः चक्रण संकुल है। बहुत जरूरी बात थी, आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन प्रतिचुंबकीय होगा, कौन अनुचुंबकीय होगा, बहुत यहाँ से आपके में एक क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर में, तो आपको ये तैयार कर लेना है। दूसरा, लॉन्ग आंसर में ही ये क्वेश्चन आता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझाइए, तो बहुत जरूरी है। साथ के साथ कहता है कि इसकी कमियां भी बताइए, तो आपको कमियां भी बतानी है ना, कमियां क्या होती हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं या कमियां। तो कमियों में समझेंगे, यह सिद्धांत धातु तथा लिगैंड के गुणों में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता, परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है ना, किसके, धातु, केंद्रीय धातु और लिगैंड के गुणों में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता। दूसरा, यह सिद्धांत केवल केंद्रीय धातु के कक्षकों पर ध्यान केंद्रित करता है। केंद्रीय धातु के कक्षकों के बारे में हमने चर्चा की है, देखो हर जगह किसकी बात की है, केंद्रीय धातु के कक्षकों की। लिगैंड के कक्षकों की महत्ता को ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता, ये मानता ही नहीं है कि लिगैंड के कक्षकों की भी कोई आवश्यकता पड़ने वाली है। क्लियर है। एक और क्या है, समन्वय संख्या 4 वाली, धातु से संकुल चतुष्फलकीय होगा या समतलीय वर्गाकार होगा। वर्ग समतलीय जो हम समझा रहे थे कि कोई भविष्यवाणी यह सिद्धांत नहीं करता, क्या होगा इस बात की कोई भविष्यवाणी ये सिद्धांत नहीं करता है। ठीक है, आगे, इस संकुल, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रम रंग की व्याख्या नहीं करता कि ये रंग किस तरह दिखाते हैं, हमने बताया था। देखो
हमने बताया कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, रंगीन होगा, पर रंगीन कैसे होगा ये बात इन्होंने नहीं बताई। क्लियर है। यह सिद्धांत एक ही धातु से बने विभिन्न संकुलों के अणु की ज्यामिति की प्रभावकारी व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता। देखो एक ही धातु का है, कोई क्या है, एक ही धातु से बना होता है, वो कभी रंगीन होता है कभी रंगहीन होता है। क्यों होता है? उसकी आकृति डीएस कभी sp3 होती है कभी dsp2 होती है। क्यों होती है? बहुत प्रभावकारी व्याख्या नहीं की इन्होंने। क्या की? बहुत प्रभावकारी व्याख्या नहीं की। साथ ही साथ उसी से हम ये भी समझ सकते हैं कि आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक संकुलों की कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं कर पाता है। क्लियर है। कुछ कमियां हैं, आप इनको याद रखना। क्या है? एक तो धातु और लिगेंड के गुणों में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता। केंद्रीय धातु के कक्षकों पर ज्यादा ध्यान है, लिगेंड के कक्षकों की बात नहीं की गई है। समन्वय संख्या 4 वाला चतुष्फलकीय होगा या वर्ग समतलीय होगा, इस पर ज्यादा कोई भविष्यवाणी नहीं कर सके। कलर किस तरह से दिखाता है, इस पर भविष्यवाणी नहीं कर सके। एक ही धातु की ज्यामिति जो है वो भिन्न भिन्न होती है। क्यों होती है? इसकी भी कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं कर सके। साथ के साथ आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक संकुलों की भी कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं कर सके। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस सिद्धांत में बहुत सारी कमियां थी और बहुत सारे इसके फायदे भी थे। हमने इस पूरे सिद्धांत को पढ़ लिया है। उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। 1 से 2 बार आप इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारे डाउट्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। याद करने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ इन क्वेश्चनों को बार बार करके देख लेना है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।